हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का 9th चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमने लास्ट क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो प्लांट्स में हमने पढ़ा था दो टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरह से सीड्स आर ट्रांसफर्ड, है ना, सीड डिस्पर्सल, और किस तरह से फ्यूजन होता है गैमीट्स का, कैसे मेल एंड फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, सब कुछ हमने उसमें पढ़ा था। देन अब देखिए रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ना, वो जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, वो तो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमारी स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन, अगर जितने भी ह्यूमंस हैं दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, तो हम कहीं भी यंग वंस को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जो सब बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, फिर ह्यूमंस ही ख़त्म हो जाएंगे, ह्यूमन का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। सोच रहे हैं? सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूअस चलता रहे, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को पढ़ना। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने देखा हुआ है दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट ही डेवलप होके यंग वंस को बनाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको उनके यंग वंस के नाम लिखने हैं जो यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे ह्यूमन के बेबी को, यंग वन को बेबी कहते हैं, कैट को किटन बोलते हैं, डॉग को पपी बोलते हैं, बटरफ्लाई को आप क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, राइट। हेन को चिक, काऊ के क्या बोलते हैं, फ्रॉग के क्या बोलते हैं, यू जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स जो होते हैं सेक्सुअली तब रिप्रोड्यूस करते हैं जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव्स जो जीन्स, जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से गैमीट्स डेवलप होते हैं और फिर वो गैमेट्स फ्यूज़ होके जो है जाइगोट फॉर्म करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और फिर वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जिस रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो ये देखिए कि क्या उसमें मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें होते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये देखिए ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस से मिले हुए हैं, ये देखिए इस तरह से, ये स्पर्म डक्ट्स हैं और ये है पेनिस। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, वो खूब सारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस में से ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और खूब सारे प्रोड्यूस होते हैं इन मिलियंस। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो इस तरह से ये जो हमारा स्पर्म डक्ट है उससे ट्रांसफ़र होके पीनिस से बाहर निकलते हैं। ठीक है,
उसके बाद अब देखिए कर रहा है तो स्पर्म्स कैसे होते हैं। ये देखिए, ये है स्पर्म का डायग्राम। ये ह्यूमन स्पर्म होता है। ये एक छोटे से सिंगल सेल है। इसमें एक हेड होता है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। ठीक है, ये सिंगल सेल है। ये होता है मेल गैमीट। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम फीमेल गैमीट्स के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होती हैं 2 ओवरीज़ होती हैं। जैसे इसमें 2 टेस्टिस हैं, वैसे इसमें 2 ओवरीज़ होती हैं। देन ये ओविडक्ट या फिर इसको बोल देते हैं फेलोपियन ट्यूब, और ये होता है यूट्रस। ठीक है, ओवरी क्या करता है, ओवरी जो फीमेल गैमीट है, एग, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करता है। एवरी मंथ 1 एग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द ओवरी। ठीक है, वो ओविडक्ट में जाता है और स्पर्म्स जो होते हैं यहाँ ओविडक्ट में आके फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ओविडक्ट है, यहीं पे स्पर्म्स आके फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो फ्यूज्ड सेल होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल जब फ्यूज़ हो गया गैमीट तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो वो जाइगोट यहीं यूट्रस में आके इसकी वॉल से अटैच हो जाता है और फिर यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, समझ गए आप। तो यही होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये होता है एग, ह्यूमन ओवम जिसको बोलते हैं, एग को ओवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है इस तरह से होता है, ये सिंगल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है। तो जो पहला स्टेप होता है इन रिप्रोडक्शन वो होता है क्या, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, सोचिए मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बट ओनली 1 स्पर्म फ्यूजेस विद द एग और ओवा। ठीक है, और वो कहाँ फ्यूज़ होते हैं, ओविडक्ट में फ्यूज़ होते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सच अ फ्यूजन इन विच एग एंड स्पर्म्स फ्यूज़ इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो फ्यूज़ होता है विद द एग। ठीक है, और फिर दोनों न्यूक्लियर फ्यूज़ होके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, पूरा का पूरा स्पर्म नहीं फ्यूज़ हो रहा है, स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस चला जाता है और वो एग से या ओवा से फ्यूज़ होता है और फिर दोनों न्यूक्लियस कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। तभी तो वो जाइगोट एक सिंगल सेल रहेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जब जाइगोट फॉर्म हो गया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जाइगोट तो सिंगल सेल है। ठीक है, वो सिंगल सेल डिवाइड होता है और खूब सारे सेल से डिवाइड हो के पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी बना लेता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म फ्रॉम द फादर। ठीक है, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि स्पर्म से न्यूक्लियस फ्यूज़ हुआ है तो फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी में आते हैं, क्योंकि मदर का भी न्यूक्लियस है जाइगोट में और फादर का भी न्यूक्लियस है। और हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स। तो जीन्स आ गए ना पेरेंट्स से बेबी में, ठीक है, तो जीन्स आ गए तो इसीलिए कहते हैं जो बेबी होता है वो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाता ही पाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमंस में होता है, काउज में होता है, डॉग में और हेंस में। ठीक है, इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, जो हमने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो ओविडक्ट है ना, बहुत लोगों का यहाँ से ब्लॉक होता है।
ठीक है। जब ब्लॉक रहता है तो स्पर्म्स जो है इस ओविडक्ट के अंदर एंटर ही नहीं कर पाते, तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर कैसे जाइगोट बनेगा, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जैसे फ्रेश एग जब ओवल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब फ्रेश एग रिलीज़ हुआ ओविडक्ट में, ठीक है, तो वो उस एग को कलेक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बाहर ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। उस एग को और स्पर्म को एक साथ रख देते हैं, फ्यूजन हो जाता है, और जब फ्यूज़ हो के जाइगोट बन जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर नहीं हुआ है बल्कि बाहर हुआ है, लैब में हुआ है या टेस्ट ट्यूब में हुआ है, तो इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 1 हफ्ते तक उस जाइगोट को डेवलप होने देते हैं बाहर में ही। फिर जब देख लेते हैं कि हाँ वो सही से डेवलप हो रहा है, तो उसको जो मास ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, आफ्टर अ वीक इट इज़ अगेन प्लांटेड इन द फीमेल यूटरस, ठीक है, उसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और बाकी जो आगे की डेवलपमेंट है वो फीमेल के अंदर होती है, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। और फिर जो जैसा बेबी नॉर्मली पैदा होते हैं उस तरह से वो बॉर्न होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों? क्योंकि इनका जो फ्यूजन हुआ स्पर्म्स और एग का, वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हुआ, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे एनिमल्स में भी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर तो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, लेकिन बहुत सारे जैसे कि जो मोस्टली जो वाटर में रहते हैं जैसे कि फ्रॉग्स हैं, ठीक है, तो फ्रॉग्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जैसे रेनी और स्प्रिंग सीजन्स में आपने देखा होगा फ्रॉग्स एंड टोड्स दे मूव इनटू द पॉन्ड एंड, और या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में, और फिर मेल और फीमेल दे कम टुगेदर इन द वाटर, और उसके बाद बहुत सारे एग्स ले करती है फीमेल, और मेल जो होता है वो भी खूब सारे स्पर्म्स उन एग्स के ऊपर डिपॉजिट करता है। उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब देखिए, आपको मैंने ये जब दिखाया था ह्यूमन स्पर्म, तो इसमें ये जो टेल होती है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव करना होता है, ओविडक्ट तक पहुंचना होता है, तभी वो एग के साथ या ओवा के साथ फ्यूज़ हो सकता है, राइट। तो ये जो जो टेल होती है स्पर्म की, वही हेल्प करती है इन द मूवमेंट, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रॉग्स में भी स्पर्म में टेल होती है ताकि वो मूव करे, फिर वो जो स्पर्म्स होते हैं दे रैंडमली मूव, और फिर जाके जो एग्स होते हैं उनमें से किसी से भी फ्यूज़ हो जाते हैं। ये फ्यूजन क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, वाटर में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेज़ और स्टार फिशेज़ में, ठीक है। अब देखिए, एक और बात है, जैसे कि ह्यूमंस में है वो सिंगल एग जो है हर मंथ रिलीज़ होता है, एक एग रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये फीमेल फ्रॉग्स क्यों इतने सारे एग्स रिलीज़ कर रही है, तो देखो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है फीमेल के, तो उसके ऊपर जो बाहर का कंडीशन है, अभी अगर वाटर जो है बहुत तेज़ी से फ़्लो हो रहा है तो एग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हो सकता है वो स्पर्म से फ्यूज़ ही ना हो पाए, ठीक है। अगर एक एग वो ले करेगी तो जो सोचे प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी उसके फ्यूजन की, राइट। लेकिन अगर बहुत सारे एग्स रहेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो एक या दो तो फ्यूज़ होके आगे चल के फ्रॉग्स बन ही जाएंगे, है ना। इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में काफ़ी सारे नंबर्स में एग्स और स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो ये भी एक डिफरेंस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है।
अब देखिए हम पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट हुआ फॉर्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जब ये जाइगोट डेवलप होने लगता है तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियो, ठीक है, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। जाइगोट जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और खूब सारे बॉल ऑफ सेल्स बनाता रहता है। उसके बाद फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे, फिर वो टिश्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, फिर वो ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनेगी और लास्ट में वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ पे रहता है, वो देखिए यहाँ पे फ्यूजन हुआ, ठीक है, ओविडक्ट में फ्यूजन हुआ, उसके बाद ये मूव इस तरह से करता रहता है और डिवाइड होते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, मतलब बॉल ऑफ सेल्स बनते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ देख रहे हैं, ये देखो ये यूट्रस में पहुँच गया और फिर यूट्रस की वॉल में ये जाके एम्बेड हो जाता है, ठीक है, उससे जाके जुड़ जाता है और फिर यहीं पे उसका पूरा डेवलपमेंट होता है, आगे और कहीं नहीं मूव होगा, यहीं पे ये अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से और फिर यहीं पे इसका डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। एम्ब्रियो कंटिन्यू रहता है डेवलप होना इन द यूट्रस और उसके बाद जब वो डेवलप हो के, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये देखो ये बॉल ऑफ सेल्स है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है और ये यूट्रस है। तो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके फिर जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके 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 यहाँ पे यूट्रस में जाके यूट्रस की वॉल से जुड़ जाएगा और फिर यहीं पे पूरा डेवलपमेंट उसका होता है जब तक कि वो फुल्ली ग्रोन बेबी नहीं बन जाता है, अनटिल इट इज़ डिलीवर्ड, ठीक है, तब तक यहीं पे वो यूट्रस की वॉल से अटैच्ड रहता है। ये देखिए डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल से अटैच्ड है, ठीक है। इस तरह से फिर जब डेवलप हो जाता है, जब उसके हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज़ एट्सेट्रा ये सब डेवलप हो जाते हैं, जो स्टेज एम्ब्रियो की जिसमें कि सारे बॉडी पार्ट्स ईज़िली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं वो होता है स्टेज फीटस, ठीक है। तब जो एम्ब्रियो होता है उसको हम फीटस बोलने लगते हैं, ठीक है। जब ये डेवलपमेंट फीटस का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनका बर्थ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए यूट्रस में ये बेबी पूरा ग्रो हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हेंस में भी होता है, लेकिन हेंस में आपने देखा है वो बेबीज़ को नहीं बर्थ देती हैं, वो किसको बर्थ देती हैं, वो क्या करती हैं, वो एग्स ले करती हैं, राइट। जब उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उनमें भी जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और फिर वो ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ मूव होता रहता है। जैसे जैसे वो मूव होता रहता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती रहती हैं। आपने देखा है ना, जो हैन का एग होता है उसके ऊपर वाइट कलर का हार्ड सा शेल होता है, वो हार्ड सा शेल उसी टाइम पे बनता रहता है जब वो ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ मूव होती है, और जब वो हार्ड सा प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है पूरी तरह से तो वो क्या करते हैं, वो एग्स को ले कर देते हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा जो हैन होती है वो अपने एग्स पे बैठी रहती है ताकि उसको वार्मथ प्रोवाइड कर सके, और इट यूजुअली टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप द चिक। जो एग है उसके अंदर चिक का डेवलपमेंट होता रहता है। जब वो फुल्ली डेवलप हो जाती है अबाउट 3 वीक्स लगते हैं, उसके बाद फिर वो जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसको ब्रेक करके बाहर आ जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द hen फाइनली lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the egg. क्यों रहती है, क्योंकि उसको वार्मथ प्रोवाइड करना होता है और फिर जितना भी डेवलपमेंट है वो पूरा चिक का एग के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब चिक कम्प्लीटली बॉर्न मतलब डेवलप हो जाती है तो वो बर्स्ट ओपन कर देती है एग शेल को और बाहर निकल आती है। अब देखो
इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, एम्ब्रियो जो है कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है विद इन दी एग के कवरिंग में, और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एग हैच हो जाता है, और उसके बाद फिर टैडपोल्स, मतलब कि जो फ्रॉग के आपने देखा, अभी पढ़ा हमने कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, और फिर वो जो एग फर्टिलाइज हुआ उसकी एक कवरिंग होती है, वो जेली लाइक कवरिंग रहती है, उसी के अंदर जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो बेबी है वो डेवलप होता रहता है, और जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो इस कवरिंग को तोड़ के वो बाहर निकल आता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो स्विम करते हैं पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स में। अब देखिए, दो और नए टर्म्स हैं आपके लिए, जैसे कि एक वीवीपैरस और एक ओवीपैरस एनिमल्स। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखने का कर लीजिए, वी आर ह्यूमंस, राइट। ह्यूमंस बर्थ देते हैं यंग वंस को। ठीक है, बर्थ देते हैं किसको? यंग वंस को, एग को नहीं देते हैं, राइट, यंग वंस को पैदा करते हैं। तो जो वी से हो गया वीवीपैरस, सो वी कैन से दैट वी आर वीवीपैरस, ह्यूमंस आर वीवीपैरस, ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस। उसके बाद जो यंग वंस को बर्थ ना दे के एग्स को ले करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड ओवीपैरस। समझ में आ गया? तो एक ये याद करने का तरीका है कि वी आर वीवीपैरस, तो वी गिव बर्थ टू यंग वंस, हेंस जो वीवीपैरस एनिमल्स होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और उसका जो उल्टा है, मतलब कि ओवीपैरस जो है वो एग्स ले करता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवीपैरस, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपैरस। तो आपको क्या करना है, ओवीपैरस और वीवीपैरस को ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन समझने के लिए ये एक्टिविटी करनी है। उसमें क्या है, ट्राई टू ऑब्जर्व द एग्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, मॉथ, हैन, क्रो या फिर कोई और बर्ड। उसके बाद फिर आपको बताना है इनके एग्स को ऑब्जर्व करके और ड्राइंग करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, जब आप देखेंगे द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। जब जो मदर्स एग्स ले करती हैं वो हो गई ओवीपैरस एनिमल्स। ठीक है, वो हो गए ओवीपैरस एनिमल्स। बट आपने काउज, डॉग्स, कैट्स, इनके एग्स नहीं देखे होंगे कभी, है ना? क्यों? क्योंकि इनके एग्स तो इनसाइड द बॉडी डेवलप होते हैं और वो गिव बर्थ टू यंग वंस, तो वो कौन हो गए? वीवीपैरस। ठीक है, जिनके एग्स हम देख सकते हैं बिकॉज दे ले एग्स, वो हो जाएंगी ओवीपैरस। और वीवीपैरस मतलब कि जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनके एग्स आपने नहीं देखे होंगे कभी, वो हो जाएंगे वीवीपैरस। ठीक है, ये आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यंग वंस टू एडल्ट्स, तो हमने देखा है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के जो बेबीज़ होते हैं और एडल्ट्स होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, राइट। उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, राइट। बस बड़े जो होते एडल्ट्स जो होते हैं उनके हाथ पैर बड़े बड़े होते हैं, बेबीज़ के छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो जब उनका डेवलपमेंट होता है, जब वो एडल्ट्स बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं उनकी बॉडी में। लेकिन जो कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है सिल्क वर्म का, तो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, जो सिल्क वर्म होता है वो पहले एग होता है, वो एग ले करते हैं, ठीक है, मलबरी लीव्स पे, याद है आपको। एग्स ले किया, उसके बाद एग्स में से निकलते हैं लार्वा या कैटरपिलर, वो कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होते हैं प्यूपा में, और फिर वो प्यूपा बनता है पूरा का पूरा सिल्क वर्म, राइट। ये आपने पढ़ा था। सिमिलरली फ्रॉग्स का भी यही है, ठीक है।
फ्रॉग्स के देखिए डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से एग्स होते हैं फ्रॉग के। उसके बाद फ्रॉग से इन एग से निकलते हैं अर्ली टैडपोल। ये टैडपोल और थोड़े बड़े होते हैं, उनमें और डेवलपमेंट होती है। फिर वो होते हैं लेट टैडपोल और उसके बाद ये हो गया एडल्ट फ्रॉग। ये जो टैडपोल्स हैं, क्या ये फ्रॉग्स के साथ कोई भी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बहुत डिफरेंस है ना। तो इस तरह का जब होता है कि जो यंग वंस होते हैं, लार्वा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं एडल्ट्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्योंकि इनके जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप ये फ्रॉग में देख रहे हैं, जो टैडपोल्स हैं वो आपको ऐसे फ़िश की तरह लग रहे होंगे, है ना, देखने में फ़िश की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ना वाटर के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, वाटर में मूव करते रहते, तो फ़िश की तरह ही लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, जो फ्रॉग होता है वो 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती है उसकी। एग से टैडपोल बनता है, टैडपोल से एडल्ट बनता है। ठीक है, टैडपोल और एडल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि कैटरपिलर या प्यूपा होते हैं सिल्क वर्म्स से डिफरेंट। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ऐसा चेंज ह्यूमंस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस में बॉडी पार्ट्स सिमिलर होते हैं टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस अगर आपको आता है, कहीं पूछा जाए, तो आप एग्जाम्पल में फ्रॉग का बता सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है बट स्मॉलर एनिमल्स में होता है, जैसे कि हाइड्रा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा है। ठीक है, इनके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पढ़ लेते हैं कैसे होता है। देखिए उसके लिए क्या है, आपकी टीचर दिखाएंगी इस तरह से हाइड्रा का स्लाइड। ये एक्टिविटी है 9.3। इसमें आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ये देखिए ये पूरा हाइड्रा है, ये देख रहे हैं एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है। ठीक है, यही बर्ड जो है थोड़ा बड़ा होगा, फिर यही डेवलप होके देख रहे हैं ये पेरेंट हाइड्रा की तरह ही लग रहा है, फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन गया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं बडिंग। ये हाइड्रा में होता है और हमने कहाँ पढ़ा था इसको? ईस्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग वाला ईस्ट में भी होता है। इसी तरह से ईस्ट में भी बडिंग होती है, फिर वो बड जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 और मोर बल्जेस। पहले ये छोटा सा बल्ज टाइप का होता है, फिर ये बल्ज डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल बनता है और उसको बड बोलते हैं। ऐसा ही प्रोसेस हमने ईस्ट में भी पढ़ा हुआ है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड प्लस देयर इज़ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होता है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स नहीं हो रहा है, एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एंड ही और शी कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, तो वो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसा कि न्यू इंडिविजुअल इज डेवलपिंग फ्रॉम द बड इन हाइड्रा, तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। ऑलराइट, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। अब देख लेते हैं अमीबा में। ये देख रहे हैं ये अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले ये जो अमीबा है वो अपना साइज़ थोड़ा ग्रो करेगा, नो अच्छे से
थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा। उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस है सबसे पहले वो डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड हो गया, इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये न्यूक्लियस इधर और ये वाला न्यूक्लियस इस तरफ जाएगा, और फिर ये जो सेल है मदर सेल, ये बीच में से डिवाइड हो जाएगा। ये देख रहे हैं हम, इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन गए, तो 2 अमीबाज बन गए, ठीक है। एक सिंगल से ये 2 अमीबा बन गए। तो एक सिंगल मदर सेल था, वो डिवाइड हो गया, वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो ये अमीबा होते हैं जिसमें बाइनरी फिशन हो रहा है, दे आर इमॉर्टल, ठीक है, ये कभी मरते नहीं हैं। अब आप बताइए, ये जो मदर सेल है ये ही तो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाए, ये आगे चल के इनमें फिर बाइनरी फिशन होगा, तो ये कहाँ मरे, राइट, ये तो जिंदा ही है ना। तो ये बोलते हैं कि ये इमॉर्टल होते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूसिंग थ्रू बाइनरी फिशन, ठीक है ना। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अमीबा जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हमने पहले भी देखा है। ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू 2 न्यूक्लियाई, देन followed by the division of its body into 2, each part receiving a nucleus. Finally 2 amoebas are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction is known as binary fission, in which an animal reproduces by dividing into 2 individual is known as binary fission, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग और बाइनरी फिशन बहुत और भी मेथड्स होते हैं ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और पढ़ते हैं क्लोन के बारे में, ठीक है। ये स्टोरी है डॉली की। डॉली एक शीप थी जो क्लोनिंग के थ्रू बनी थी, ठीक है। सक्सेसफुली क्लोनिंग इसी का हुआ था अभी तक। तो क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल या लिविंग पार्ट या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाना इज़ क्लोनिंग, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे आप लोग फ़ोटोस्टेट करवाते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, तो वो हो गया कि आपने ओरिजिनल से ही एग्जैक्ट होता है ना फ़ोटोकॉपी, कोई चेंज नहीं होता है, राइट। तो एग्जैक्ट वही बन गया, तो एक तरह से आपने वो क्लोन कर लिया, ठीक है। लेकिन क्लोनिंग जो होता है वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग सेल के लिए, लिविंग पार्ट के लिए कहते हैं। तो क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at Roslin Institute in Edinburgh, स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल क्लोनिंग हुई थी ऑफ अ शीप। तो उन्होंने सक्सेसफुली क्या क्लोन किया था? शीप को क्लोन किया था, जिसका नाम डॉली रखा गया। और ये कब, ये है डॉली, ठीक है। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996, ठीक है। ये क्लोन्ड एनिमल, फर्स्ट क्लोन्ड मैमल थी, ठीक है। अब क्लोनिंग इसकी कैसे हुई थी डॉली की? तो एक सेल इसके मेमोरी ग्लैंड से कलेक्ट किया गया था फिन डॉर्सेट शीप के, ठीक है। इसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया और एक एग सेल लिया स्कॉटिश ब्लैक फेस यू शीप से, ठीक है। और जो इसका एग था तो उसमें से, एग सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दिया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस सिर्फ इसका था, फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस था, और इसका सेल था विदाउट न्यूक्लियस। दोनों को फ्यूज़ कराया गया और उसके बाद फ्यूज़ हो गया। जब जाइगोट बन गया तो डेवलपमेंट करवाने के लिए इसको किस में डाला था? स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर इसके यूट्रस में वो जो जाइगोट बना उसको इम्प्लांट कर दिया। फिर उसके बाद ये जो डॉली थी उसका डेवलपमेंट हुआ इस वाली शीप के अंदर। इस शीप के अंदर होता है इसका पूरा डेवलपमेंट टिल डॉली वॉज बॉर्न। उसके बाद देखिए क्या हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस इसका था नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? कैरी जीन करता है ना।
न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कैरी जीन। अगर न्यूक्लियस इसका हमने निकाल दिया तो इसका तो कोई कैरेक्टरिस्टिक आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो इसके मेमोरी ग्लैंड वाला सेल लिया था उसका न्यूक्लियस था। तो जो डॉली थी एग्जैक्ट कॉपी किसकी थी, इसकी थी, ठीक है, फिन डॉर्सेट शीप की थी, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ था फिर, ये जो डॉली थी वो हेल्दी क्लोन थी और ये काफ़ी अच्छे से रही भी काफ़ी टाइम तक। इसने खुद भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए, ठीक है, नॉर्मली बाय सेक्सुअल मीन्स। एंड बट देन डॉली डाइड इन ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज़। उसके बाद से बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं क्लोन करने के लिए मैमल को, बट क्या होता है क्लोनिंग के टाइम में ही या तो डेथ हो जाती है या बर्थ के जस्ट बाद डेथ हो जाती है एनिमल्स की। तो बहुत ये जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं बहुत सारे सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डॉली थी ये सक्सेसफुली क्लोन हुई थी और इसने अच्छा खासा अपना टाइम काफ़ी टाइम तक ज़िंदा भी थी और इसके बेबीज़ भी हुए थे। तो ये सक्सेसफुल क्लोन था एक, ठीक है। तो यही था, इतना ही। ये जो सारे कीवर्ड्स हैं ये हमने सब पढ़े हुए हैं और यहाँ पे ये एक बार आप रीड कर लीजिए। इस तरह से ये चैप्टर हो गया फिनिश और क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो मैं नेक्स्ट डालूँगी। तब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।